हेलो दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपको क्या बेनिफिट होंगे इनकम टैक्स के अंदर, कैसे खोली जाएगी ये स्कीम और कौन खोल सकता है और कितने पीरियड की होती है ये स्कीम। ओवरव्यू दे दें कि एनपीएस होती क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है कि एक सरकार की तरफ से पीएफआरडीए को स्कीम दी गई है जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन करके पेंशन मिलती है। इसमें जो है इसका मेन जो कोशिश है वो है कि ओल्ड एज के बीच में कोई रीजनेबल इनकम हो, मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हो, ओल्ड ओल्ड एज की सिक्योरिटी सभी सिटीजन्स को मिल सके। ये स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम है जो वो कौन खोल सकता है। ये वैसे तो देखा जाए जो स्कीम शुरू की गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए शुरू की गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि एम्प्लॉयज को जो पेंशन है वो काफी देनी पड़ती है जब रिटायर होते हैं सरकारी एम्प्लॉय। तो उन्होंने क्या शुरू किया कि कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम शुरू कर दी जिसके अंदर की सरकार अपना कुछ हिस्सा डाल देगी 10% और 10% एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाएगा। तो वो दोनों मिलाकर ही इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट होता था। इसके अंदर जो स्कीम के अंदर क्या होते हैं कि तीन मेजर स्कीम होती हैं जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगता है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में पैसा लगता है और इक्विटीज में पैसा लगता है। तो वो एज के हिसाब से वहां पे सेट किया होता है कि कितने कितने परसेंट लगाना है। ये जो स्कीम है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो एक एक 2004 के बाद जो ज्वाइन किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज के काफी सारे एम्प्लॉइज के ऊपर ये मैंडेटरी स्कीम लागू की गई थी जिनको, ताकि पेंशन की जो बर्डन है एकदम रिटायरमेंट के बाद सरकार के ऊपर ना आए। तो ये न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे भी मशहूर है। तो इसके अंदर हम वैसे इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, और इसके अलावा सरकार ने इसको ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ताकि खर्चा कम से कम आए वॉलंटरी स्कीम भी शुरू कर दी थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज भी ये स्कीम ऑप्ट कर सकते थे। और पीछे सी सरकार ने जो ईपीएफ है इसका भी इसको अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई कॉरपोरेट चाहते हैं कि हम ईपीएफ में डिडक्शन ना करके एनपीएस में कर लें तो सरकार ने उसके बारे में ये प्रोविजन की हुई है। इसके अलावा जो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए ये स्कीम, चाहे वो एम्प्लॉय नहीं भी हैं तो उनके लिए, या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी 1/5/2009 से ये स्कीम शुरू कर दी गई थी। एज जो है इसके अंदर 18 से लेकर 75 साल 65 साल की रखी गई है, लेकिन अब ये बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। 70 साल ये एज कर दी गई है और अब आप 70 साल के हैं तो अब तक इसमें शुरू कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। इसका अकाउंट खोलने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप किसी बैंक से किसी ब्रोकर के पास जा सकते हैं, या अलग अलग पीओपी एसपी बनाए गए हैं जहां पे आप जाकर अपना इंडियन अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है जो वो खुलवा सकता है अकाउंट। लेकिन अगर आप किसी के पास फिजिकल नहीं जाना चाहते तो ईएनपीएस के थ्रू भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जहां पे आपका पैन और आधार के और बैंक डिटेल के बेस पर आपका अकाउंट जो है वो खोला जाएगा। इसका अब आपको ब्रीफ ब्रीफ पता लग गया है कि क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि टैक्स बेनिफिट क्या है। हमने तीन कैटेगरीज में इसको बांटा है कि पहला सेक्शन है कि ऑन कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर 80 सीसीडी 1 में आपको डिडक्शन मिलती है। दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जिसका 80 सीसीडी 2 के अंदर डिडक्शन मिलती है। और तीसरा है कि स्पेशल डिडक्शन जो कि काफी चर्चित भी है, जिसको ओवर एंड अब 1.5 लाख 80 सी के ऊपर माना जाता है। माना नहीं जाता, एक्चुअली है वो। तो 80 सीसीडी 1 बी स्पेशल डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए तक की मिलती है। तो आइए इनका ब्रीफ में देखते हैं कि क्या क्या ये डिडक्शन है। 80 सीसीडी 1 है जो, इसके अंदर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है खुद एनपीएस के अंदर, वो उसकी डिडक्शन मिलती है। यानी कि इसको हम पहले कहेंगे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या
जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी ये मिलती है। तो 80 CCD 1 के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आपने एनपीएस के अंदर की है वो 10% ऑफ सैलरी तक आपको एग्जम्प्ट होगा अगर आप इम्प्लॉई हैं। अगर आप इम्प्लॉई नहीं है तो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम तक आपको एग्जम्प्ट होगा। तो सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पर? सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए का 10% जो है आपको एग्जम्प्ट होगा, इसमें डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्शन 80 CCD 1 में ये मिलेगी। और ये परंतु इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो अमाउंट है वो 1.5 लाख जो 80C के अंदर हमारे को मिलती है, तो 80 CCD 1 की जो लिमिट है वो भी 1.5 लाख के अंदर ही फॉल करती है। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो ये लिमिट है वो 1 पॉइंट ओवरऑल लिमिट के अंदर ही फॉल करेगी। तो इसके अंदर एक दूसरी बात है कि ग्रोस टोटल इनकम जो है वो होगी हमारी जो सारी डिडक्शंस को लेस करने से पहले। तो 20% ग्रोस टोटल इनकम का हमें मिलता है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है। दूसरा हमारा सेक्शन है 80 CCD 2। इसमें एम्प्लॉयर जो है वो भी कंट्रीब्यूशन, आपको पता है कि सर गवर्नमेंट के केस में एम्प्लॉइज जहां एम्प्लॉय होता है तो वह वहां पे क्या है इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं या अलग जो भी डिसाइडेड है वो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर सपोज कर लो कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो एक तरह से एम्प्लॉय की इनकम ही बन जाती है। लेकिन 80 CCD 2 के अंदर ये जितनी भी अमाउंट हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर वो एग्जम्प्ट रहती है। लेकिन इसमें एक लिमिट लगाई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% अमाउंट सैलरी का वो एग्जम्प्ट है 80 CCD 2 का। यानी कि एम्प्लॉयर अगर 14% तक सैलरी का कंट्रीब्यूट करेगा आपकी सैलरी के अंदर तो आपको वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर कोई अदर एम्प्लॉय है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो 10% ऑफ सैलरी तक ये एग्जम्प्ट है, डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन। तो सैलरी का यहाँ पे मतलब वही है जो बेसिक प्लस डी है उसको सैलरी को। इसके अंदर क्या है कि आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये एम्प्लॉयर की डिडक्शन है वो हमारी क्या है वो ओवरऑल 1.5 लाख के बीच में नहीं आती है, यानी ओवर एंड अबव है। 1.5 लाख के अंदर नहीं आएगी। जो एम्प्लॉयर की इनकम है वो आपकी इनकम बन गई पहले और बाद में उसकी डिडक्शन मिल गई। तो दोनों चीजें साथ की साथ ही मिलेगी। पहले तो हम अपनी इनकम में दिखाएंगे जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है और साथ की साथ 80 CCD 2 के अंदर वो हम डिडक्शन में क्लेम कर लेंगे और इसके ऊपर वो 1.5 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 10 से बढ़ाकर 14 कर दिया। लेकिन जो इनकम टैक्स का 80 CCD 2 सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की 14% की दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये डिडक्शन 10% ही है। तो 4% जो उनका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो आपकी इनकम बन जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे कि अगर आपका एम्प्लॉयर स्टेट गवर्नमेंट का है और उसने 14% आपकी इनकम के अंदर जोड़ दिया तो डिडक्शन के टाइम सिर्फ 10% ही ले पाएंगे। अगर इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को 14 मिलती है तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी 14% ही मिलनी चाहिए। तीसरा सेक्शन है 80 CCD 1 बी। 80 CCD 1 बी सेक्शन जो है इसके अंदर ये लिखा है कि एनपीएस के अंदर आप 50,000 रुपए तक जमा करवाते हैं तो आपको ये एडिशनल डिडक्शन मिलेगी जो कि 1.5 लाख से ओवर एंड अबव होगी। ये जो लिमिट है उसके अंदर नहीं जुड़ेगी, जो 1.5 लाख की लिमिट होती है उसके अंदर नहीं जुड़ेगी और 1.5 लाख से ऊपर होगी। तो 80 CCD 1 बी का जो डिडक्शन है ये तभी मिलेगी अगर आपने वही अमाउंट की 80 CCD 1 में नहीं ली है डिडक्शन या 80C में नहीं ली है डिडक्शन,
तभी ये जो 80 CCD 1 भी मिलेगी। ये नहीं है कि आपने 50,000 रुपया जमा कराया और 80 CCD 1 में भी डिडक्शन ले ली, 80 CCD 1 B में भी ले ली, ये नहीं पॉसिबल होगा। आप ये कर सकते हैं कि सपोज 1,20,000 जमा करवा दिया आपने एनपीएस में, तो 50,000 की डिडक्शन आप ले सकते हैं 80 CCD 1 B में, और बाकी 70,000 की 80 CCD 1 के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन की ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो क्या है कि जो 10% ऑफ सैलरी की क्लॉज है, तो उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि वो है या नहीं। लेकिन जो 50,000 की जो लिमिट है, इसके ऊपर कोई ओवरऑल 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, ये कुछ रूल लागू नहीं होता। तो अगर अगर आप देखेंगे एनपीएस की स्कीम के अंदर एक टीयर 1 है, एक टीयर 2 है। टीयर 2 है जो उसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट जनरली नहीं मिलता, और टीयर 2 के अंदर आप पैसे भी कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर 1 के अंदर क्या है, मेच्योरिटी के ऊपर ही अमाउंट मिलती है ज्यादातर केसेस में, सब्जेक्ट टू सम रिलैक्सेशन। लेकिन अब क्या सरकार ने किया है कि इसको एनपीएस को और बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को टीयर 2 के अंदर अगर 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ वो पैसा जमा करवाते हैं, तो उनको 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर भी वो 1.5 लाख लिमिट के अंदर वो डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि सारे के सारे पैसे जो टैक्स सेविंग के आदमी एक ही स्कीम में लगाता रहे। और पीछे जो शेयर मार्केट्स में रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं और इंटरेस्ट रेट भी गिर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर ओवरऑल जो एनपीएस की रिटर्न है वो भी 10% के करीब या 11% के करीब काफी स्कीमों में आ रही है। तो इसके अंदर टैक्स क्या है कि पार्शियल विड्रॉल के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा और मेच्योरिटी पे कैसे लगेगा। इसके अंदर क्या है कि अगर हम पार्शियल विड्रॉल लेते हैं, इसमें कुछ स्कीम्स बनी हुई हैं कि अगर बीमार हो जाते हैं आप, ये हो जाते हैं, अलग अलग स्कीम्स बनी हुई हैं जिसके अंदर आप 25% अपना कंट्रीब्यूशन का ले सकते हैं, और ये शायद पूरे टेन्योर में 3 बार है। लेकिन जो भी अमाउंट आपको अलाउड होगी, वो उसके अंदर क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगी। सपोज आपने पार्शियल विड्रॉ ले ली, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है ओवर द ईयर अप टू दैट विड्रॉल, उसका 25% जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। यानी कि सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन का हमने देखना है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किए 3 लाख, तो उसका 25% हुआ 75,000। अगर आपने 75,000 निकाले हैं प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर, तो आपको 75,000 पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी 25% अमाउंट बनती है 75,000 और आपने निकाले 1 लाख, तो 25,000 के ऊपर आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 25,000 आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर दूसरा क्या है कि जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसके अंदर क्या है, या प्री मेच्योर एग्जिस्ट भी आप लेते हैं, 60% जो अमाउंट होगी वो पूरी एग्जम्प्ट होगी, 40% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक कैच क्या है कि 40% जो अमाउंट बचती है उसका आपको एन्युटी कंपलसरी लेना ही पड़ता है। और इनकम टैक्स के अंदर क्या है कि अगर आप एन्युटी ले लेते हैं, तो वो एन्युटी अमाउंट टैक्सेबल होगी जो परचेज करते हैं, उसके ऊपर चेंज नहीं कर सकते अमाउंट। हाउएवर, ये अगर सेल प्री मैच्योर अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट जो है टैक्स, जो एसएससी है जिसने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन की है, अगर उसको ना मिलके उसके नॉमिनीज को डेथ के बाद मिलती है, तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसमें 60% वाली लिमिट भी लागू नहीं होती। जो एन्युटी अमाउंट है उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, जैसा मैंने पहले ही भी बताया कि मेच्योरिटी के ऊपर मैंडेटरी है कि 40% अमाउंट की आपको पेंशन ही लगवानी पड़ती है, जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होती है। तो उसके अंदर जो 40% अगर आपने एन्युटी ले ली है,
एन्युटी परचेज कर ली है तो एट दैट टाइम ऑफ मैच्योरिटी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप जो पेंशन प्राप्त करेंगे वो सारी की सारी आपकी इनकम में जुड़ेगी और आपकी टैक्स में जुड़ेगी। और एक बात और बता दें कि आप मैच्योरिटी अमाउंट जो है अगर 2 लाख से आपकी कम है तो पूरी की पूरी अमाउंट ले सकते हैं, उसमें पेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गई कि टैक्स बेनिफिट एनपीएस के अंदर क्या है, ये आज हमने बताए हैं आपको। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में कीजिए। टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।